2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में है। मिलकर के मोदी को कैसे हराया जाए इस पर वो विचार करता है, लेकिन अपनी अपनी नेताओं की महत्वाकांक्षा है। सबको प्रधानमंत्री बनना है। ये जो विपक्ष के लीडर हैं इसमें ममता बनर्जी हैं, उनको भी प्रधानमंत्री बनना है, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है, केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनना है, शरद को भी अभी तक यही ख्वाब है कि शायद उन्हीं के नाम पर सब सहमत हो जाएं। और इधर सबसे ज्यादा और पुराना जो राजसी परिवार इस देश का है वो है गांधी परिवार। तो उसमें राहुल गांधी वो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर जो भारत तोड़ो लोगों को जोड़ रहे हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षा यही है किसी तरह एक बार प्रधानमंत्री बन जाऊं। उन्होंने तो, लोग कहते हैं भाई शादी तभी करेंगे जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे। बहरहाल अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, ये विपक्ष की डफलियां बज रही हैं और इन सबकी उम्मीद है कि मोदी को हम हरा देंगे। हालांकि मुंगेरी लाल के सपने हैं और वो हसीन सपने देखने का सबको अधिकार है। सपने देखो, लेकिन धरातल पर उतरकर जरा ये नेता यदि देश का मूड जानने की कोशिश करेंगे तो इनको पता चलेगा कि 2024 का जो चुनाव है वो चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा, वो चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर होगा, वो चुनाव सनातन संस्कृति के संवाहक कौन इस पर होगा, वो चुनाव उस पर होगा कि जिन लोगों ने इस देश पर 65 साल शासन किया, वो 65 साल 70 साल शासन करने वाले लोगों ने जो जुगलबंदी की, आखिरकार उन्होंने किया क्या, देश को लूटने वालों के खिलाफ हुआ क्या। कभी इसके पहले किसी ने इस तरह का विचार किया कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। आज अगर केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है तो जनता उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले खुलासे होते जा रहे हैं। ममता बनर्जी को बनना है प्रधानमंत्री, फॉर्मूला भी तय कर लिया है, अपनी अपनी डफली है, अपना अपना राग है। उन्होंने फॉर्मूले की घोषणा भी कर दी है कि मैं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, झारखंड के हेमंत सोरेन और इधर यूपी में हारे हुए समाजवादी पार्टी के नेता वो अखिलेश यादव, और कहती हैं कि हमारा जो ये 4 का गठजोड़ है मोदी जी को सत्ता में लाने से हम ही रोकने के लिए काफी हैं। उनको लगता है कि यूपी की 80 सीटें, बिहार की 40 सीटें, वेस्ट बंगाल की 42 सीटें और झारखंड में 14 सीटें, कुल मिलाकर के 176 होती हैं। और उनको लगता है कि हम तो सारी ही ले आएंगे। अब ये देखिए, ये हसीन सपना नहीं है तो क्या है। ममता बनर्जी जिन्होंने हिंसा के बल पर पश्चिम बंगाल में अपनी अभी सरकार बनाई है, उनको लगता है कि मोदी जी उनको फिर से खेला करने देंगे। वो कहती हैं हम तो खेला करेंगे, और खेला करने के लिए उनकी टीम को जो संसाधन चाहिए यानी नोट, पैसा, वो उनको जुटाने देंगे। तो वो कितनी गलतफहमी में है। ममता बनर्जी की जो वेस्ट बंगाल है उसमें 42 सीटें हैं। क्या वो समझती हैं कि सब पे इसी तरह हिंसा के बल पर वो 42 की 42 सीटें जीत लेंगी? अभी तक तो वो यही सोच रही हैं कि सारी जीत जाएंगे हम तो। लेकिन ममता बनर्जी का खेला होबे, ये क्या खेला होता, उस खेला को बिगाड़ने के लिए मोदी जी भी मैदान में उतर चुके हैं। अब वो मोदी जी मैदान में उतर चुके हैं, मतलब मोदी जी की जो टीम है, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, वो पहले से भी मैदान में है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को किस तरह से घेरना है, अब इस पर काम शुरू हो चुका है। और 2024 के चुनाव में ये जो वेस्ट बंगाल की 42 सीटें हैं, एक अनुमान के तहत भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कितना भी दीदी कोशिश कर लें, इन सीटों में हम 25 सीटें तो जीत कर दिखाएंगे। अब ये दावा उनका कितना है, कैसा पिछला चुनाव हमने देखा था, 3 से 73 पर पहुंचे थे, 77 पर पहुंचे थे। वो भारतीय जनता पार्टी का जो अचीवमेंट है वो तब था जब बमबाजी, गोलाबाजी, पैसा, हिंसा सब कुछ था। तो अब केंद्र सरकार उस तरह से विचार कर रही है कि पश्चिम बंगाल को आखिरकार कैसे बचाएंगे। तो कुल मिलाकर के ममता दीदी ने तो फॉर्मूला दे दिया कि 40 सीटें बिहार की इसमें जुड़ जाएंगी। तो उनको पता नहीं कैसे लगता है
तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री जेल जाने को तैयार है। केस दर्ज हो चुका है, फाइनल जो चार्जशीट है वो बन चुकी है। और आईआरसीटीसी घोटाला और भर्ती घोटाला, उसमें तेजस्वी यादव और उनके फैमिली के मम्मी पापा दोनों जेल जाने को तैयार हैं। तो वो जेल जाएंगे तो क्या जनता इतनी मूर्ख उन्होंने बिहार की समझ ली है कि वो उस जंगल राज वाले लोगों को फिर से वोट दे देगी? तो ममता दीदी को लगता है कि 40 में से 40 सीटें वो बिहार की जीत जाएंगी, जबकि आपको बता दें इस 40 में मुश्किल से 5 से 10 सीट के बीच में रहने वाला है आरजेडी जेडीयू गठबंधन, क्योंकि बिहार में जो कुशासन शुरू हुआ है उसका असर अब आप दिखाई देगा और वो दिखेगा। पश्चिम बंगाल की ही अगर बात करें तो ममता दीदी जहां से ताल ठोक रही है खेला होवे की, उनको शायद इस खेल के लिए लग रहा होगा कि नोटों के बंडल उनके पास हैं, जिसके बेस पर वो पिच बिछा देंगी, वो खेला करेंगी और पब्लिक ताली बजाने के लिए यानी बटन दबाने के लिए, वोट डालने के लिए नोट के बल पर आ जाएगी। लेकिन ममता दीदी के इस खेल को बिगाड़ने में ईडी और सीबीआई वो लग चुकी है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि पार्थ चटर्जी को किस तरह से जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। 50 करोड़ के करीब जो कैश मिला था, सोना चांदी और क्या क्या चीज मिली। अभी ममता दीदी के खासम खास हैं और वो अभी गेम के जरिए किस तरह से फ्रॉड कर रहे थे उनका खुलासा हुआ है। अब हालांकि जांच अभी हो रही है कि दीदी से उनके किस तरह के संबंध हैं, कोई उन्होंने दीदी को कट मनी तो नहीं दिया था। इस तरह के संबंधों की जांच ईडी करेगी, अब गिरफ्तार करेगी। अब बंगाल से जो आपको बता दूं निसार खान 17 करोड़ रुपए उससे बरामद हुए, और ये जो 17 करोड़ रुपए बरामद हुए ये सब फर्जीवाड़ा करके इस निसार खान ने कमाए थे। कह तो ये जा रहा है कि ममता दीदी के खासम खास लोग जो टीएमसी के नेता हैं, एक बड़े मंत्री का ये निकट संबंधी है और उसी के जरिए ये सरकार में बैठे हुए लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा था और इंतजाम किया जा रहा था 2024 के चुनाव के लिए। ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा था, क्योंकि आप इस पैसे की अगर साहिब देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि चाहे वो पार्थ चटर्जी के घर से पैसा मिला हो, चाहे वो अनुव्रत मंडल की बात हो, फिर चाहे वो अब निसार खान की हो, ज्यादातर नोट 500 रुपए के शकल में हैं। अब 500 रुपए का नोट, इसका मामला आप समझिए, ये मतलब गोल्ड भी हो सकता था, ये कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती थी, लेकिन ये कैश में है। इसका मतलब आप समझते हैं कि पार्थ चटर्जी के फ्लैटों में जो नोट रखे गए और जो अब निसार खान के यहां से मिले हैं, यह है चुनाव का अरेंजमेंट। क्योंकि गली मोहल्ले में, गांव में पैसा बांटना पड़ेगा, तो रैलियों में लाना है तो 500-500 रुपए का रेट बताया जा रहा था। पिछले दिनों हमने नोट बांटते हुए वीडियो देखी थी कि नेता किस तरह से पब्लिक को ला रहे हैं। तो ये नोटों का अरेंजमेंट इसीलिए किया जा रहा था कि 500-500 के नोट चुनाव में जीतने के लिए जरूरी है। अब ममता दीदी का खेल दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है। पार्थ चटर्जी जेल में चले गए, अभी कई मंत्री और उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स, ये तीनों डिपार्टमेंट की पूरी पैनी नजर पश्चिम बंगाल में ये खेला करने वाले लोगों पे लगी हुई है कि दीदी खेल करेंगी तो हम इनका खेल कैसे बिगाड़ें। भ्रष्टाचार तो इस देश में होगा नहीं, भ्रष्टाचारी इस देश में बचेंगे नहीं, और जिन्होंने लूटा है उन्हें तो लौटाना पड़ेगा। ये तो प्रधानमंत्री जी ने खुलकर बोल दिया। लेकिन ममता दीदी कहती हैं कि झारखंड में वो जो हेमंत सोरेन है उनको जोड़ लेंगी। अब आपको बता दूं 14 सीट हैं, तो हेमंत सोरेन की 14 सीट, स्थिति वहां भी ऐसे ही है। अभी उनकी खुद की विधानसभा की सदस्यता जाने वाली है, उस पर अभी जिस दिन फैसला होगा सरकार शायद बचा लें, लेकिन वहां स्थिति यह है कि कांग्रेस में उबाल है। और मेरे जो सूत्र हैं वो तो ये बता रहे हैं कि जिस दिन इनकी सदस्यता जाएगी उसके पहले कांग्रेस का एक धड़ा टूट करके महाराष्ट्र पूर्व मेले पर आकर और अपना खुद का मुख्यमंत्री बना देगा, भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर देगी। फिर उस केस में इनके सबके घोटाले खुलेंगे, और घपले घोटाले जब खुलेंगे तो ये जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। और झारखंड में अभी भी जो हो रहा है, जिस तरह से आपने देखा कि वहां लड़कियों की हत्याएं हो रही हैं, जिंदा जलाए जा रहे हैं, हिंसा हो रही है, नक्सली फिर से आ गए, तो वहां की जनता ये सोच रही है कि हमने गलती की वोट दे करके। हम सोच रहे थे कि शायद ये जो है शिबू सोरेन का बेटा आज की सोच रखता होगा और शायद उनको कोई अच्छा शासन दे पाएगा, लेकिन लोग कहते हैं हमारी भूल हो गई।
जहां तक उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन ममता दीदी यहां अखिलेश यादव के जरिए ये सोच रही है कि मैं 80 की 80 सीटें जीत लूंगी। भाई 80 में से अगर आप 10 जीत जाएं तो यह बहुत बड़ा काम होगा दीदी के लिए, बहुत बड़ा, कि 10 जीत जाएं। समाजवादी पार्टी की 10 सीटें मुश्किल से आएंगी, मुश्किल से। ये मुश्किल है बहुत, ये शब्द मैंने कहा। तो दीदी का अपना जो एक सपना है, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना सबका अधिकार है, ममता दीदी भी देख रही हैं। लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार के केस पश्चिम बंगाल से खुल रहे हैं और जिस तरह से झारखंड से केस खुले, जिस तरह से बिहार का भ्रष्टाचार सामने आया, एक बात दिख रही है कि इन सब में एक समानता है पूरे विपक्ष में, कि कहीं ना कहीं सब के सब भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। किसी का मंत्री फंसा है, किसी का संतरी फंसा है, किसी का रिश्तेदार फंसा है, कोई खुद में फंसा है। तो भ्रष्ट लोग मिलकर के एक ईमानदार व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और यह हमारे देश का इतिहास है और दुनिया का इतिहास है कि सत्य को आप परेशान करा सकते हैं, परास्त नहीं। मोदी जी के साथ सत्य है क्योंकि बंदा ईमानदार है। आप उनकी ईमानदारी पर कोई पिन नहीं लगा सकते। कांग्रेस का केंद्र में शासन था, इसी सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स जिसको यह विपक्ष कोसता है कि मोदी जी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने क्या दुरुपयोग नहीं किया होगा? कांग्रेस को किसने रोका था दुरुपयोग करने के लिए? निश्चित रूप से इन एजेंसियों को कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने और गृह मंत्रियों ने, जो वो हिंदू आतंकवाद सब नकली गढ़ सकते हैं, मोदी पर केस बना सकते हैं, एसआईटी से मोदी की जांच हो सकती है दंगों को लेकर गुजरात के, तब क्या आप समझते हैं कि उन्होंने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को आदेश नहीं दिया होगा? गांधी परिवार ने, सोनिया गांधी ने, कि मोदी को खिलाफ जांच करो, मोदी मुख्यमंत्री है, भ्रष्टाचार पकड़ो, खोजो, इसकी प्रॉपर्टी का पता लगाओ। अगर मोदी जी भ्रष्ट होते और बेईमान होते, भ्रष्टाचार किया होता, जैसा भ्रष्टाचार खुल रहा है, कहीं टीएमसी का खुल रहा है, कहीं जो है एनसीपी के नेताओं का खुल रहा है, कहीं जो है समाजवादियों के नेताओं का खुल रहा है, ये जो खुल रहा है, अगर मोदी जी भी इसी तरह के होते तो क्या आप समझते हैं कि कांग्रेस के शासन में ईडी, इनकम टैक्स और ये सीबीआई के जरिए मोदी जी के खिलाफ एक्शन ना होता? बिल्कुल होता और फर्जी होता। लेकिन इनको जरा सी भी कोई पिन रखने मात्र की भी जगह नहीं मिली कि ये मोदी जी को घेर सकें। और इसीलिए मोदी जी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और उन्हीं की यही ताकत है। और इसी ताकत के जरिए आपको बता दूं कि क्योंकि जिधर सच्चाई है, जिधर ईमानदारी है, वहां भगवान होता है। ये महाभारत से आप देखिए, पांडव 5 ही थे, लेकिन कृष्ण भगवान उधर थे, इसीलिए विजय पांडवों की हुई, कौरव की नहीं हुई। ये सारे कौरव इकट्ठे हो जाएं, विजय ये पांडवों की होनी है, यानी जो एनडीए में दल हैं इन्हीं की होनी है, क्योंकि यहां ईमानदारी है, यहां सत्य है। 100 बेईमान मिलकर भी 10 ईमानदार व्यक्ति को हरा पाएं, ऐसा तो इतिहास बताता नहीं है। वंदे मातरम।